हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जितेंद्र अरे क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है फीचर्स, पॉलिसीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हम चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है कृषि का क्या महत्व है। फर्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, कि भाई जीडीपी जो हमारी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद। सबसे पहले समझेंगे कि भाई जीडीपी होता क्या है। जीडीपी होता है कि भाई एक इकोनॉमी के अंदर एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसको हम कहते हैं जीडीपी। उस समय 1950 और 51 के टाइम पे जब ये प्रोडक्शन था, 50 कंट्रीब्यूशन जो था 51% था। उसके बाद जब 2015-16 की बात करते हैं हम, तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया 15.3%। एकदम से कंट्रीब्यूशन जो है डाउन हो गया। पर डाउन होने का मतलब ये नहीं था कि भाई, डाउन होने का मतलब ये था कि इसमें जो अब लोगों की जो है नॉलेज बाकी दो सेक्टर्स के बारे में भी बढ़ गई है। जो हमने पीछे दो सेक्टर्स पढ़े थे, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर। अब लोग क्या कर रहे थे भाई, बाकी दो सेक्टर्स पे भी ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, जिसके ही कारण 51% से हमारी ग्रोथ हो गई 15.3। ठीक है, अब लोगों को ये समझ आने लगा कि भाई हम अगर सारा ध्यान कृषि पे लगा देंगे तो हमारी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, साथ ही साथ हमें बाकी दो सेक्टर्स को भी आगे बढ़ाना होगा। तो ये कारण था इसके डिक्लाइन होने का। सेकेंड, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स मतलब मजदूरी वस्तुएं। मजदूरी वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो कि एक कंट्री के सिटीजन जो है प्रोडक्शन करते हैं, जिसका अपने देश की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, कि मतलब भाई जीवन निर्वाह वो कैसे करेंगे उनको करने के लिए। उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? वीट, राइस, पल्सेस, बाजरा, मिलेट्स, ये सब 4-5 क्रॉप जो है इसमें आती हैं, और इन्हीं के सप्लाई और डिमांड जो है इकोनॉमी में कम ज़्यादा होती रहती है। थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। कृषि जो है शुरू से ही रोजगार का एक प्राथमिक सोर्स रहा है, कि भाई प्रथम फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किसे दी है शुरू से ही? एग्रीकल्चर को। हम ये जानते थे कि भाई एग्रीकल्चर ही हमारे लिए जो है मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है। उस इंडिपेंडेंस के टाइम जब हम बात करते हैं, 72% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी जो कि किस में एंगेज थी? एग्रीकल्चर में। पर जब हम आज की बात करें प्रेजेंट टाइम की, वर्किंग पॉपुलेशन में से 50% से भी ज़्यादा आज जो वर्किंग पॉपुलेशन है प्रेजेंट टाइम में, वो एंगेज है आज भी एग्रीकल्चर में। तो जिससे कि ये पता लगता है कि लोग आज भी जो है एग्रीकल्चर को प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन मानते हैं। फोर्थ, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। एग्रीकल्चर सेक्टर के होने की वजह से जो है इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड में जो है बहुत ज़्यादा असर आया। अब एग्रीकल्चर में जो है प्रोडक्शन वगैरह तो हो गया, अब उन्हें उस काम को आसान बनाने के लिए इंडस्ट्रियल गुड्स जो है काफ़ी चीज़ों का प्रोडक्शन करता था, जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशिंग मशीन्स एटसेट्रा। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें थी जिनका इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोडक्शन करता था, और वो किसको प्रोवाइड कराता था? एग्रीकल्चर सेक्टर को, ताकि कम जल्दी से जल्दी वो है जो है थ्रेशिंग करें, मतलब फसल की जो है कटाई करें, और रॉ मटेरियल जो भी तैयार हुआ है सारे जल्दी से जल्दी जो है फैक्ट्रीज में भेजें। तो ये काम था इंडस्ट्रियल सेक्टर का। फिफ्थ, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई अगर हमें पता है कि इंडस्ट्रीज का वजूद जब ही है जब एग्रीकल्चर का था। अगर हम ये जानते हैं कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होता तो हमारे पास आज कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं होती। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने किसी भी इकोनॉमी का एक बेस माना है, कि भाई एग्रीकल्चर से ही सारा हमारे पास जो है रॉ मटेरियल आता है। तो अगर जब तक रॉ मटेरियल हमारे पास जो रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हम गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होने लगा। साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन होता था वो कहाँ जाने लगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर उसे क्या करता था? कन्वर्ट करता था फाइनल गुड्स में। और जो टेरिशरी सेक्टर था उन गुड्स को जो है डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराता था। तो कुछ रॉ मटेरियल्स जैसे कि कॉटन मिल्स के लिए कॉटन प्रोवाइड कराना, जूट मिल्स के लिए जूट प्रोवाइड कराना, शुगर मिल्स के लिए शुगर केन प्रोवाइड कराना, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के। नाउ नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कृषि से बढ़ा, क्योंकि भारत जो है एक बहुत बड़ा आयातक है, मतलब एक्सपोर्टर है। किन किन चीज़ों का? टी, जूट, टोबैको, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये 4-5 क्रॉप्स है जो कि मेनली इंडिया जो है बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। जिन चीज़ों का एक्सपोर्ट करने से क्या होता है कि भाई हमारे पास जो है विदेशी मुद्रा बहुत ज़्यादा आती है, मतलब फॉरेन करेंसी जो हमारे पास आती है, जिससे कि हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है और जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो अप हो जाता है। तो ये तो कुछ थी इंपॉर्टेंस। नाउ अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि भाई एग्रीकल्चर के उस समय फीचर्स क्या क्या थे। फर्स्ट, लो प्रोडक्टिविटी, कि भाई जो उत्पादन का स्तर था वो बिल्कुल निम्न था। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि भाई एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पे 2 क्रॉप्स का कंपैरिजन किया है हमने, राइस और व्हीट। कंपैरिजन हमने किया है इंडिया, चाइना और वर्ल्ड का।
और जो इसमें हमने प्रोडक्शन रखा है वो पर हेक्टेयर के हिसाब से रखा है कि भाई अगर पर हेक्टेयर आप इतना प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी इकोनॉमी में जो है प्रोडक्शन का लेवल जो है बेटर है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन्होंने एक लिमिट सेट कर दी कि भाई कम से कम अगर आप इतना प्रोडक्शन करते हो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग तो आपकी जो है इकोनॉमी सही चल रही है। तो जैसा कि हम देखते हैं राइस के प्रोडक्शन में उस समय इंडिया जो है 3.2% प्रोडक्शन कर पा रहा था, जबकि चाइना उस समय 6.7% अप्रॉक्स डबल उससे कर पा रहा था प्रोडक्शन। जबकि वर्ल्ड एवरेज के अकॉर्डिंग इंडिया जो है 1.5% अभी भी पीछे था। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉपर मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। ऐसा ही वीट में क्या होता है कि भाई इंडिया जो है 2.8% प्रोडक्शन जो है कर देता है, और जबकि चाइना फिर से उसमें डबल प्रोडक्शन कर देता है इंडिया से 4.7% अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एवरेज। वर्ल्ड के अनुसार कि भाई आपको जो है 2.9% कम से कम अगर आप इकोनॉमी में ग्रो कर रहे हो तो आपकी इकोनॉमी जो है बेटर चल रही है। उसमें इंडिया जो है लगभग 0.1% पीछे था, पर राइस में कुछ जो है वो ज़्यादा ही पीछे चला गया। ये था लो प्रोडक्टिविटी का कारण। सेकंड, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। इसको समझेंगे, ये इस प्रकार की बेरोजगारी होती है जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि मानेंगे पूरी एक फील्ड है, यहाँ पे हमने 6 लेबर्स को लगाया और वो हमें टोटल प्रोडक्शन करके दे रही है 20 क्विंटल्स। 6 लेबर लगाने के बाद 20 क्विंटल का हमारा जो है प्रोडक्शन हो रहा है। अब क्या करते हैं, कुछ समय बाद जो है 4 लेबर उसमें और ऐड कर देते हैं, लेबर कर देते हैं 10, फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट कराते हैं। अब प्रोडक्शन फिर से उतना ही हो रहा है 20 क्विंटल, ठीक है। जिससे कि हमें क्या पता लगा कि भाई अगर हम लेबर बढ़ाएं या घटाएं, लेबर अगर हम बढ़ा देंगे या लेबर उतनी ही रखेंगे फिर प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं आएगा। कहने का मतलब 6 बंदे भी हमें उतना ही प्रोडक्शन करके दे रहे हैं और जो 10 बंदे फील्ड में लगे हैं वो भी हमें उतना ही प्रोडक्शन करके दे रहे हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि भाई 6 लोग जो है टोटल 10 में से एम्प्लॉयड तो 10 के 10 हो रहे हैं, पर वहाँ पे जो मेनली देखा जाए तो एक तरीके से जरूरत 6 की है। बाकी जो 4 है वो ज़बरदस्ती यहाँ पे लगे हुए हैं कि भाई उनको कोई और काम नहीं मिल रहा है, वो कम जैसे भी कुछ भी रेट पे काम करने को यहाँ पे तैयार है। तो छिपी हुई बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जहाँ पे ज़रूरत से आवश्यकता के अनुसार, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। थर्ड, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। फार्मर जो है शुरू से ही आपने देखा है कि भाई इंडियन एग्रीकल्चर का जो बैकग्राउंड रहा है वो शुरू से ही रेनफॉल पे डिपेंड रहा है। वो ये मानते थे कि भाई अगर रेनफॉल अच्छी होगी तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होने से कि भाई हम जो है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले जा पाएंगे और बेच पाएंगे। पर कभी कभी ऐसा होता था कि भाई सूखा पड़ जाता था, बाढ़ वगैरह आ जाती थी जिससे कि उनकी फसल खराब हो जाती थी। तो ये कुछ कारण था। फोर्थ, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके बारे में जब हम बात करते हैं इसका मतलब होता है निर्वाह खेती। निर्वाह खेती का मतलब ये होता है कि भाई किसान सिर्फ उतना ही उगाते थे जो कि वो खुद और उनकी फैमिली जो है कंज्यूम कर सके। उनको ये मतलब नहीं था कि भाई कृषि एक पैसा कमाने का जरिया है या कुछ है, नहीं, वो सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन करते थे जितना कि वो कंज्यूम कर सके। तो निर्वाह खेती को उस समय किसान जो है ज़्यादा जोर दिया करते थे। फिफ्थ, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। उनके पास जो है मॉडर्न इनपुट्स की भी कमी थी। मॉडर्न इनपुट जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये सब उस समय उनके पास कमी इसलिए थी कि भाई सबसे पहला कारण उनके पास पैसे नहीं थे। और कुछ किसान उस समय ऐसे थे कि भाई जिनके पास पैसे तो थे वो खरीद भी लेते थे, पर उनको जो है कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करते थे, जैसे एक बार डाल दिया, 2 बार नहीं डाला, ऐसे करते थे। तो ये कारण था कि भाई उनके पास मॉडर्न इनपुट्स की भी कमी थी। 6, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। इसका मतलब ये है कि भाई जो किसानों के पास ज़मीन थी उसका एरिया जो है बहुत छोटा था। छोटा एरिया होने के कारण जो है उस पर जो है मशीन्स चलाना पॉसिबल नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ कि किसानों ने जो है मशीन्स जो है खरीदना बंद कर दिया। और उनका ये मानना था कि भाई अगर हम इस छोटी सी फील्ड में जो है मशीन्स वगैरह चलाएंगे तो जिससे कि हमारा खर्चा ज़्यादा आएगा, और हम इसके अलावा अगर कोई और क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी ज़मीन की जो है फर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। तो XYZ काफ़ी सारे रीजंस थे यहाँ पे, जिससे कि इनकी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स में काफ़ी सारी दिक्कत आई। फिर से इन्होंने कौन सा मेथड अपनाया भाई, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। अब फिर से उन्होंने वही बात कही कि भाई हम जो है अपना निर्वाह खेती पे ज़्यादा जोर देंगे। तो ये कुछ फीचर्स थे इंडियन एग्रीकल्चर के, इसको आप नोट करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर कि भाई हमें कृषि में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहला, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, कि भाई सिंचाई के जो परमानेंट साधन थे वो हमारे पास उस समय अवेलेबल नहीं थे। उस समय क्या है कि भाई भारतीय कृषि जो है पूरी तरीके से निर्भर थी वर्षा पर। वर्षा जब अच्छी होगी जिससे उनका उत्पादन जो है बढ़िया होगा और जो है कुछ मुनाफा कमा सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता था, सूखा और बाढ़ आ जाने के कारण उन्हें जो है बहुत ज़्यादा हानि होती थी। और उस समय जो है किसानों के पास जो है प्रमुख स्रोत भी नहीं थे सिंचाई के। प्रमुख स्रोत जैसे कि होते हैं ट्यूबवेल
वेल सिस्टम, कैनाल सिस्टम, ये सब जो उनके पास अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल इसलिए नहीं था कि भाई अगर इन सिस्टम्स को अगर लगवाना है तो भाई काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी और उस समय पैसे की भी इनके पास बहुत ज़्यादा कमी थी। आज भी अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में 55% एरिया ऐसा है जहाँ पे सिर्फ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन लगे हुए हैं। कहने का मतलब बाकी बचा वो 45% अभी भी जो है उसको ठीक करने की हमें ज़रूरत है। तो पहली समस्या तो हमारे सामने ये आई कि भाई किसानों के पास जो है प्रमुख स्रोत नहीं थे सिंचाई के। सेकेंड, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, कि भाई पैसे की कमी, ये जो है दूसरी बहुत बड़ी विकट समस्या थी। किसान क्या करते थे कि भाई अगर उन्हें कोई भी खाद खरीदनी है या ट्रैक्टर्स खरीदने हैं, थ्रेशिंग मशीन खरीदनी है, तो भाई उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती थी और वो पैसा उस समय कहाँ से लेते थे? बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े साहूकार, इन सब से वो पैसे लिया करते थे। वो जब उनसे पैसा लिया करते थे तो भाई जो भी बड़े बड़े साहूकार थे वो इन पे जो है ब्याज का दर जो है अधिक लगाया करते थे। जैसे 10 गुना लगाया, 15 गुना लगाया, अपनी मर्जी के इनके ब्याज दर हुआ करती थी। तो उस समय जो है इनको मजबूरी में पैसा लेना पड़ता था कि भाई प्रोडक्शन जब ही होगा जब हमारे पास पैसा होगा और हम मशीनें खरीद पाएंगे या खाद वगैरह खरीद पाएंगे। तो पैसे की कमी ये कोई ऐसे पूरा करते थे, पर कंडीशन ये होती थी कि भाई अगर आपने जितना पैसा लिया है उस समय में आपको जो है ब्याज के साथ जो है लौटाना है। अगर आप ब्याज के साथ पैसा नहीं लौटा पाते हैं तो आपका जो है ये ज़मीन वगैरह सब जो है कब्जा कर लिया जाएगा। ये सब बातें नहीं बताई जाती थी। पर उस समय कुछ बैंक्स भी थे उस समय अवेलेबल, पर बैंक से लोन लेने के लिए भाई उनकी बैंक की जो फैसिलिटीज़ थी वो ये थी कि भाई लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती थी, कि भाई काफ़ी सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। जिसके कारण होता क्या था कि भाई उस समय किसान जो पढ़े लिखे तो थे नहीं और उनके पास इतना समय भी नहीं होता था कि जो है इतनी सारी कागजी कार्रवाई करें उसके बाद जो है लोन लें। ठीक है, तो ये जो समस्या आई यहाँ पे थी हमारी डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, वित्त की समस्या। थर्ड, कन्वेंशनल आउटलुक, परंपरागत नजरिया। आज भी उस समय जो है भारतीय किसानों का मानना ये था कि भाई जो है जो इस जितना भी प्रबंधन किया जा रहा है सब बेकार है। हम ये मानते हैं कि कृषि को जो है पारंपरिक तरीके से ही चलाना ठीक होगा। उस समय के किसानों की राय ये थी, वो ये चाहते थे कि भाई कृषि, उनका ये कहना था कि कृषि जो है वो हमारे जीवन निर्वाह का एक नज़रिया है, ना कि कोई व्यापार। उनका ये मानना था कि भाई हम एग्रीकल्चर को सिर्फ उतना ही करें जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं, ना कि किसी इसको बिजनेस के लिए यूज़ करें। सेकेंड, उस समय जो है लोगों की राय ये थी कि भाई उनका जो मुख्य उद्देश्य यही था कि हम उन्हीं क्रॉप्स का प्रोडक्शन करेंगे जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, ना कि और कोई क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, वीट, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब क्रॉप्स के बारे में उन्हें पता ही नहीं था उस समय। ठीक है, तो मतलब वो उसको बिजनेस की तरीके से नहीं देखते थे, वो सिर्फ जीवन निर्वाह के तरीके से कृषि को देखते थे। तो नज़रिया उनका परंपरागत था और आज भी उस समय भी वो परंपरागत तरीके से ही कृषि जो है कर रहे थे, ना कि उन्हें सिंचाई का कोई ज्ञान था बिल्कुल भी। फोर्थ, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स, कि भाई जो उनकी जो फील्ड्स थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जगह बिखरी हुई थी। जैसे एक फील्ड इधर है, फिर दूसरी फील्ड जो है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे है, फिर तीसरी फील्ड जो है उनकी 3-4 किलोमीटर आगे है। ऐसे जो है जगह जगह पूरे अलग अलग उसमें फील्ड्स इनकी बिखरी हुई थी। छोटी फील्ड्स पे जो है एक समस्या आया करती थी कि भाई छोटी फील्ड्स पे अगर आपने प्रोडक्शन कर दिया तो उसकी जो क्रॉप की कटिंग के लिए जो मशीन्स की कॉस्टिंग है बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती थी, जिससे महंगी पड़ती थी। और क्या है, अगर हमने एक फील्ड पे प्रोडक्शन कटिंग कर ली है तो हमने उस मशीन को दूसरी फील्ड तक ले जाना पॉसिबल नहीं होता था। अगर एक तरह से पॉसिबल भी होता था तो भाई खर्चा जो है बहुत ज़्यादा आता था उस समय, तो काफ़ी सारी कठिनाइयाँ होती थी। और उस समय जो है किसानों ने भाई गिवअप, कई किसानों ने तो गिवअप भी कर लिया कि भाई जो है हम एक छोटी फील्ड में काम करेंगे पर जो है हम दूसरी फील्ड्स पे काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा होता था कि इतने एक फील्ड की क्रॉप का प्रोडक्शन के कटने का टाइम आया, फिर दूसरे का टाइम आया, ऐसे काफ़ी सारी समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ा। फिफ्थ, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, सबसे विकराल समस्या जो हमारे लिए यहाँ पे थी कि भाई किसान प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ कर रहे थे, पैकेजिंग सब कुछ हो जाती थी, पर उन्हें जो है फसल बेचने के लिए जो है प्राइवेट मार्केट्स में जाना पड़ता था। उनके लिए जो गवर्नमेंट मार्केट उस समय अवेलेबल नहीं थी बिल्कुल भी, और थी तो 1-2 थी, वहाँ पे जो है पहले से ही भीड़ होती थी। तो किसान क्या करते थे कि भाई अब उनको जो है जमींदारों वगैरह से जो इन्होंने ऋण लिया था वो तो चुकाना ही था। वो ऋण कैसे चुकाते थे कि भाई जितना भी इन्होंने प्रोडक्शन किया है ना, वो जाके आसपास की मार्केट्स में जितना भी दाम मिल रहा है उनकी फसल का, उस दाम में पर वो बेच देते थे, ना कि वो सरकारी मंडियों में जाना पसंद करते थे। तो ये इनके पास यहाँ पे समस्या आई कि भाई इनके पास जो है प्रॉपर मार्केट उस समय कोई नहीं थी। जौन सी मार्केट जहाँ पे दिखी वहाँ पे जाके वो फसल बेच दी और उसमें जितना जो भी पैसा आया ले जाके साहूकारों के पास जमा करा दिया। मतलब अब इनके पास जो है कोई प्रॉफिट का साधन नहीं बचता। ये जो थी कुछ समस्या थी हमारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मोस्ट प्रीशियस कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। थैंक यू।